पहला तो प्री ट्रायल स्टेज होता है क्रिमिनल लॉ में, और दूसरा होता है आफ्टर जो चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद ट्रायल की स्टेज। तो उन केसेस में सबूत नहीं मिले, जिन धाराओं में उनको चार्ज किया गया था वो धाराएं साबित नहीं हो पाई, सफिशिएंट मटेरियल नहीं मिला, या पुलिस ने या एनआईए ने या एटीएस ने पकड़ा, वो असल में आरोपी थे ही नहीं, यानी आरोपी कोई और था उस मामले में। तो किसी एक की लायबिलिटी फिक्स करने से ऐसा नहीं होगा। मालेगांव ब्लास्ट हो, समझौता ब्लास्ट हो या फिर निठारी कांड, ये हाई प्रोफाइल केस में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने सालों बाद आरोपी कैसे बरी हो जा रहे हैं। या कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि मामला चल रहा है, आरोपी की मौत हो जाती है और उसके बाद अदालत का फैसला आता है कि वह बेगुनाहगार था। तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? इन सभी सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे से। सर, पहला सवाल, जिस तरीके से बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस, मालेगांव ब्लास्ट हो, समझौता ब्लास्ट हो, निठारी कांड हो, इन सभी मामलों में जो कथित आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया, आपकी पहली प्रतिक्रिया हम इस पर जानना चाहते हैं। देखिए, बरी कर दिया गया कहें या ये कहें कि अदालत के पास इतने सबूत नहीं थे कि जो आरोपी हैं उन आरोपियों को दोषी सिद्ध किया जा सके। दो स्टेज में होती है, पहला तो प्री ट्रायल स्टेज होता है क्रिमिनल लॉ में, और दूसरा होता है आफ्टर जो चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद ट्रायल की स्टेज। तो जो प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी एविडेंसेस को कलेक्ट करके अदालत के सामने लाती है, तो अदालत गवाही के माध्यम से उन सबूतों को देखता है और पाता है कि क्या वास्तव में ये सबूत इतने काफी हैं जिसके बेसिस पर इन आरोपियों को सजा दी जा सकती है। तो उन केसेस में सबूत नहीं मिले, जिन धाराओं में उनको चार्ज किया गया था वो धाराएं साबित नहीं हो पाई, सफिशिएंट मटेरियल नहीं मिला, और इसीलिए अदालत ने कहा कि जो सबूत हैं हमारे सामने वो सबूत इन आरोपियों को दोषी सिद्ध कर पाने के लिए काफी नहीं है, और इसलिए अदालत ने जो है उनको बरी किया। यानी एक बात ये कहा जाए कि जिन लोगों को प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने या पुलिस ने या एनआईए ने या एटीएस ने पकड़ा, वो असल में आरोपी थे ही नहीं, यानी आरोपी कोई और था उस मामले में। और भारत में सबसे बड़ी चीज सिद्धांत है, न्यायिक सिद्धांत, कि 100 आरोपी भले छूट जाएं लेकिन एक दोषी जो है, वो जो निर्दोष है, उस निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आप देखिए, चाहे मालेगांव ब्लास्ट हो, चाहे समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे निठारी कांड हो, या तमाम ऐसे केसेस हैं जिनमें देखिए कि अदालतों की कसौटी पर वो सबूत खरे उतरे नहीं, और इसीलिए अदालतों ने उन आरोपियों को दोषी नहीं माना। तो इसमें किसकी गलती है? क्या जांच एजेंसी की गलती है जिसने शुरू में ही इसके सही तरीके से जांच नहीं की, या अदालत की गलती है कि इस मामले को इतना लंबा खींचने के बाद वह तय कर रहा है कि जो है इसके खिलाफ सबूत नहीं मिले इसलिए हम बरी कर रहे हैं? देखिए, क्रिमिनल लॉ में हर एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। एविडेंस का कलेक्शन, एविडेंस को अप्रोप्रिएट टाइम पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अदालतों को उसको एजेंसीज के पास भेजना, जो तमाम पैरालीगल एजेंसीज हैं, सही समय पर उस रिपोर्ट का आना, और उसके बाद सही समय पर अदालती प्रक्रिया में वो जो सबूत हैं वो सबूत खरे उतरे। तो किसी एक की लायबिलिटी फिक्स करने से ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले जैसा होता क्या है कि जब कहीं कोई अपराध घटित हुआ तो अपराध घटित होने से ही तुरंत जो है आनन फानन में अपराधियों को पकड़ने की मुहिम शुरू होती है। तो कुछ ऐसे सस्पेक्ट भी उसमें पकड़े जाते हैं जो एक्चुअल में उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते, लेकिन उसको सस्पेक्ट को निर्दोष होने में एक लंबा समय लगता है, वो अदालत ही सिद्ध करती है, तब तक वो आरोपी माने जाते हैं, इसलिए वो छूटते। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो एजेंसी सही तरीके से अदालत में उन सबूतों को सिद्ध नहीं कर पाती। तो जब सिद्ध नहीं कर पाती तो निश्चित तौर पर जब अदालत कानूनी नजर से व्याख्या करता है उन सबूतों को देखते हुए, तो अदालत को लगता है कि ये तो काफी नहीं है इस अपराध में दोष सिद्धि के लिए, तो इसलिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, भारत में निश्चित तौर पर पेंडेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है। जिन मुकदमों की निस्तारण में कुछ कम वर्ष लगने चाहिए उनमें लंबा समय लगता है, और इसीलिए मैं जैसे मैं शुरू कहा, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिमिनल ट्रायल के लिए हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर
जो गवाहों की लंबी चेन होती है, ऐसे बड़े जो अपराध होते हैं उन अपराध में बड़ी लंबी गवाहों की लिस्ट होती है। उन गवाहों में से बहुत सारे लोग या तो होस्टाइल हो जाते हैं, या वो जो समय पर पुलिस उनको गवाह बनाती है वो मुकर जाते हैं, या वास्तव में वो घटना के चश्मदीद होते ही नहीं है। तो तमाम ये चीजें चलती हैं और ट्रायल होते 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 कई वर्ष लग जाते हैं। तो बहुत सारे कारक होते हैं कि जो अपराध है, वो अपराध में जो असल में अपराधी है वो पकड़ा ही नहीं जाता। अब देखिए, किसी ना किसी ने समझौता ब्लास्ट किया, ब्लास्ट हुआ, 119 लोग मारे गए, कई सौ लोग घायल हुए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट हुआ, लोग मारे गए, 6 लोगों की जान गई, कई घायल हुए, इसमें कहीं किसी ने किया, लेकिन किसने किया? और जब आप एक निर्दोष व्यक्ति को मालेगांव में या किसी और केस में ट्रायल करते हुए 17 साल 18 साल उसका लेते हैं, 8 9 साल जेल में रखते हैं, तो असल अपराधी की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है। और वो किसको लेकर आना है? वो लेकर आना है एजेंसी को। वो एजेंसी नहीं लेकर आती। एजेंसी माने प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, यानी पुलिस। पुलिस में कहिए चाहे एएनआई हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एटीएस हो, चाहे एसटीएफ हो, तमाम जो डिफरेंट हमारी विंग है, चाहे कोई प्राइम एजेंसी हो। तो अब वहां पर देखिए, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होती है। और वो अकाउंटेबिलिटी अगर झूठे व्यक्ति, अगर निर्दोष व्यक्ति का आप कई वर्ष तय कर लगा देते हैं मुकदमे में, तो उस रॉन्गफुल मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया। और रॉन्गफुल मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ तो यानी जिन्होंने उस निर्दोष को फंसाया उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो इसलिए जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी तो निर्दोष नहीं फंसेगा, दोषी को पकड़ने के लिए एजेंसी जो है तमाम प्रयास करेगी। काफी साल ट्रायल चलता है, फैसला आता है, तब तक कई ऐसे जो केस देखने को मिला है कि उसमें जो अभियुक्त होता है उसकी मौत हो जाती है। उसको लेकर के हमारे कानून में क्या प्रावधान? देखिए, दोष, अब ये बात है कि क्रिमिनल लॉ में कि अपराधी के मरते ही उसके खिलाफ केस खत्म हो जाता है, लेकिन वो निर्दोष होकर मरा या दोषी होकर मरा, ये बड़ा क्वेश्चन है। और वहां केस बंद होता है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, इसके लिए समयबद्ध मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में मुकदमे का डिस्पोजल होना है, इसके लिए हमारी जो एजेंसीज हैं उनको एडवांस रिफॉर्म्ड तरीके से काम करना और रिफॉर्मेटिव होना। क्योंकि कानून क्या कहता है? कानून कहता है एक रिफॉर्मेटिव एक्शन है। समय के हिसाब से जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, वातावरण बदलता है, समय बदलता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, उस हिसाब से जो है जो एजेंसी का काम करने का तरीका है वो भी बढ़ना चाहिए। तो जो रिफॉर्मेटिव एक्शन है वो रिफॉर्मेटिव, तो हम व्यवस्था तो देखिए 2024 से पहले हम कॉलोनियल एरा में कानून वही थे। 1860 में इंडियन पीनल कोड आया, 1860 में इंडियन पीनल कोड 2024-25 तक वो अगर रिलेवेंस है तो तमाम, और जबकि हम टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ गए, तो अब समय के हिसाब से जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है वैसे वैसे लॉ को भी इवॉल्व होते रहना चाहिए। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ेगा नहीं, एजेंसी हमारी रिफॉर्म होगी नहीं, हमारी जो बाकी सहयोगी एजेंसीज हैं, चाहे वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हो, चाहे वो पोस्टमार्टम करने वाली जो एजेंसीज हैं वो हो, वो अगर सही तरीके से साइंटिफिक एडवांसमेंट करते हुए अगर रिजल्ट नहीं देंगी और टाइम लेंगी तो अदालती प्रक्रिया में समय लगेगा। और फिर सबसे बड़ी चीज, आप विदेशों में जाइए, वहां देखिए, किसी भी फॉरेन डेवलप्ड कंट्री में जाइए, वहां डे टू डे ट्रायल चलता है और डे टू डे ट्रायल में जल्दी से जो है उसमें रिजल्ट आता है। और यहां लंबा प्रोलॉन्ग ट्रायल चलता है, उसके पीछे ये भी है बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या, मगर हमारे जो कोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, जजेस की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं डेवलप हो पा रहे। तो ये तमाम कारक हैं, किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए जो व्यक्ति है जो निर्दोष है वो पता चलता है कि जेल में ही मर गया, और जो दोषी है पता चलता है पकड़ा नहीं जाता, या दोषी अभी भी घूम रहा है। तो ये तमाम कारण है, किसी एक को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। परंतु मैं प्रभात भाई आपको ये कहना चाहूंगा कि रिफॉर्म सतत होने वाली प्रक्रिया है और जो होते रहना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि केस के निपटारे के लिए समय फिक्स होना चाहिए कि इतने महीनों में, इतने सालों में इस केस का निपटारा हो जाना चाहिए? अगर हत्या का हो तो, या फिर से डॉरी का हो तो, या फिर अन्य जो मामले हैं, इस तरीके के मामले में एक समय फिक्स होना चाहिए? नहीं, निश्चित समय फिक्स होना चाहिए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर गाइडलाइंस भी जारी करता है। इसके लिए देखें कि कई बार आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट भी आया, मीडिएशन के प्रोसेस से भी, एडीआर का प्रोसेस है, लोक अदालतें लगती हैं, लगता है कि मुकदमों का जल्दी से निपटारा हो, लेकिन जितना निपटारा होता है उससे ज़्यादा मुकदमे आ जाते हैं। तो जरूरी है कि
इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए और समय सीमा फिक्स की। स्पेशल कोर्ट्स हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, उसके बाद भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद भी निर्भया कांड में देखिए 2013 से 2022-23 तक लग गया फांसी देने में, जब कितना बड़ा केस, ऐसी सारी चीजें, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। और ऐसे तमाम कितने केसेस है देश में। तो जरूरत तो है इस बात की कि समयबद्ध तरीके से न्याय हो। न्याय सिर्फ मिलना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, ये भी बात है। और जिस स्पीड के साथ अपराधी को पकड़ने की जल्दी होती है, उसी स्पीड के साथ उस मुकदमे में जो है ट्रायल चलते हुए जजमेंट भी आनी चाहिए। एक लास्ट सवाल निठारी को लेकर के है। निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई 12 मामलों में, हाई कोर्ट जाते जाते बरी कर दिया। क्या जिन सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, क्या वह सबूत हाई कोर्ट जो है नहीं माना? आखिर क्यों नहीं माना कि जो है फांसी लायक यह मामला है या नहीं है? हर अदालत का एक तरीका होता है, एक विजडम होता है, और अपने जो उनके विजडम होते हैं, जो कानूनी दृष्टांत होते हैं, उनके हिसाब से हर सबूत को, हर अपराध को देखने का एक नज़रिया होता है। ट्रायल जज ने फैसला दिया, कई सारे ऐसे केसेस हैं देश में, ट्रायल जज ने फैसला दिया और पता चला कि हाई कोर्ट ने जो है उसको ओवरटर्न कर दिया, या सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया। आप ऐसे देखिए प्रियदर्शनी मट्टू के केस में जो जजमेंट आई, तो लर्नेड सेशन जज ने क्या कहा कि मैं जानता हूं कि कटघरे में खड़ा व्यक्ति जो है अपराधी है, लेकिन उसके खिलाफ मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने तुरंत उसमें इमीडिएटली रिवर्स एक्शन लिया। तो ये तो देखिए, इसीलिए अपीलेट जुरिस्डिक्शन है हमारे यहाँ, और अपीलेट जुरिस्डिक्शन में फंडामेंटल राइट है हर किसी का अपीलेट कोर्ट में जाना। परंतु एक बात फिर है कि निठारी कांड किया किसने, एक बात फिर है समझौता एक्सप्रेस किया किसने, एक बात फिर है कि मालेगांव ब्लास्ट है हुआ कैसे। ये तमाम बातें, क्योंकि ये तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि निठारी कांड में वहां पर हड्डियां नहीं मिली, बच्चों की बोन्स नहीं मिली, ये तो नहीं मान सकते कि नहीं मिली। लेकिन सवाल ये है कि किसने किया, और किसने किया तो उसको खोजने की जिम्मेदारी किसकी थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। तो इन्होंने कई सारी बहुत बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह है कि जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। जजेज की संख्या वाकई में कम है। जिस तरीके से बेतहाशा केसों में वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए, और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि मालेगांव ब्लास्ट हुआ, समझौता ब्लास्ट हुआ, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आखिर क्यों उस जो असली गुनाहगार है उस तक एजेंसी नहीं पहुंच पाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण।